बाद यामिनी ने जो नशे वाले जूस की साजिश की थी, रूह ने उस पर ही आजमाई थी। अब आगे जूस पी रही यामिनी का सर भारी होने लगा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ही घूम रही हो। ये सब घूम क्यों रहा है? यामिनी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। रूह ने एक नजर यामिनी को देखा और फिर अभिनव की ओर बढ़ गई। अभिनव, क्या मेरी दोस्त का बहन कोई गेट पर आया है? जरा चेक कर लो ना, सिक्योरिटी उसे आने नहीं दे रही। रूह ने अभिनव से कहा, पिछली जिंदगी में विराट अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे आने नहीं दिया था सिक्योरिटी ने, क्योंकि उसके पास इनविटेशन नहीं था। लेकिन इस बार रूह चाहती थी कि विराट यहाँ आए और तमाशे को हवा लगे। जी, हम अभी देखते हैं, अभिनव ने कहा। भाभी, क्या बात है? आज आपके चेहरे पर अलग ही मुस्कान दिख रही है। अभिनव के जाने के बाद विनील ने कहा। रूह, विनील, शीतल, कुणाल और साहिल साथ ही खड़े हुए थे। बस राजवीर ही था जो अपने दादाजी से बात कर रहा था। हाँ, क्योंकि आज मेरी सगाई हुई है तो मैं खुश तो होंगी ना देवर जी, रूह ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। मैं जानता हूँ अभी तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैंने जिसे तुम्हारे लिए चुना है वो सही है। राजवीर के दादाजी रघुवीर जिंदल ने दूर खड़ी रूह को देखते हुए राजवीर से कहा। मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर इस लड़की ने कुछ ऐसा वैसा किया और हमारे खानदान की इज्जत को ना गवारा हुआ तो मैं ये शादी तोड़ दूंगा। राजवीर ने रूह को देखते हुए कहा। राजवीर ये शादी करना ही नहीं चाहता था, ऐसा लग रहा था। मत भूलो, इसकी माँ के हम पर उपकार है। रघुवीर जिंदल इससे पहले कि कुछ आगे बोलते, उनके कानों में यामिनी की झूमती हुई आवाज उठी। मैंने पी नहीं, मैंने पिला दी गई है, मैंने पी नहीं है। यामिनी ने झूलते हुए गाना शुरू किया। सभी की नजर उस पर आकर रुक गई। भाभी, ये आपकी बहन पागल खाने से भागी हुई मरीज है क्या? विनील ने यामिनी को देखते हुए कहा। पता नहीं, रूह ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। इसे क्या हुआ? शीतल ने कहा। तभी उसकी नजर रूह के चेहरे पर पड़ी, जो बेहद सुकून से भरा था। क्या ये तुमने किया है? शीतल ने धीरे से कहा। मैंने कुछ नहीं किया, बस शतरंज का पक्ष बदल दिया, रूह ने कहा। तो शीतल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम जैसी दुष्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखी, तारा ने कहा, जो रूह से थोड़ा दूरी पर उड़ रही थी। रूह ने उसे घूरा तो तारा तुरंत गायब हो गई। यामिनी, यामिनी, तुम ठीक तो हो? विराट ने यामिनी को कंधे से पकड़कर कहा, जो झूर रही थी। अभिनव भी आकर अपनी मंडली के पास खड़ा हो गया। विराट, तुम यहाँ? ओ माय! इससे पहले कि यामिनी कुछ आगे बोलती, विराट ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसे डर था कि कहीं यामिनी रूह के सामने उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई ना बयां कर दे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे तुम राजवीर, तुम भी ना जाने किस बहन से शादी करने चले हो। मैं नहीं दिखती क्या तुम्हें? अरे अरे अरे, वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है वो मेरे सामने, यामिनी ने राजवीर को देखते हुए कहा। यामिनी, सब देख रहे हैं तुम, ये क्या बोल रही हो तुम? विराट ने गुस्से से कहा। रूह यही तो चाहती थी, विराट और यामिनी के बीच दरार। सब देख रहे हैं? कौन देख रहा है? कोई भी तो नहीं देख रहा।
यहाँ तो बस मैं और तुम हो। अरे ये ये इस ये बुड्ढा कहाँ से आ गया? इस कमबख्त की वजह से ही उस बहन जी की झोली में सीधे सीधे राजवीर जैसा जैम आ गिरा है। यामिनी ने रघुवीर जिंदल को देखकर कहा, जिसे सुनकर सभी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। रूह और शीतल की तो आंखें ही बड़ी हो गई। वहीं माया तो कब की पार्टी से बाहर निकल चुकी थी। सिक्योरिटी, इसे बाहर ले जाओ, राजवीर ने गुस्से से कहा। राजवीर के बोलते ही तुरंत गार्ड आ गए और यामिनी को उठाकर ले जाने लगे। अरे अरे अरे, तुम मुझे खुद से दूर 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 दूर, दूर कैसे कर सकते हो? मैं खुशबू, मैं खूबसूरत हूँ। यामिनी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। नशे के मारे उसकी आवाज और शब्द दोनों ही लड़खड़ा रहे थे। यामिनी के पीछे विराट भी गया। राजवीर अपनी स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। उसे अब इस तमाशे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। माफी चाहती हूँ मैं, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप सब अपना मन खराब ना करें और इस फंक्शन की अच्छी यादों के साथ अलविदा ले। रूह ने स्टेज पर आकर हाथ जोड़कर सबसे कहा। सभी मेहमान चले गए। मेहमानों के जाने के बाद दादाजी, विनील, साहिल, अभिनव और कुणाल स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। तू अब जा, मैं तुझे मैसेज करती हूँ बाद में, रूह ने शीतल से कहा। ठीक है, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। और क्या तू आज रात यहीं रुकने वाली है? शीतल ने जाने से पहले कहा। पता नहीं, बाद में पता चलेगा। अभी तू जा यार, मैं पहले ही इतना परेशान हूँ। तेरे सवाल मुझे और परेशान कर रहे हैं। रूह नहीं चाहती थी कि दादाजी की इंसल्ट हो, लेकिन अब हो गया तो अब उसे बदल भी तो नहीं सकते थे। लेकिन अब न जाने राजवीर क्या करेगा। ठीक है, जाती हूँ मैं, बाय। रूह से गले लगकर शीतल ने कहा और वहां से चले गई। रूह धीरे धीरे स्टडी रूम की तरफ पहुंची। दादाजी, अब सुनने को रहे कि क्या गया है? हम ऐसे घर में शादी करेंगे? इट्स रिडिकुलस। राजवीर ने गुस्से से कहा। देखो बेटा, इससे रूह की क्या गलती है? इसमें यामिनी और रूह में जमीन और आसमान का फर्क है, जो तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। रघुवीर जिंदल ने अपने पोते को समझाते हुए कहा। दादाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको उस लड़की में क्या दिख रहा है। मैंने आपके खातिर मोना से दूरियां बना ली, लेकिन अब ये सब देखकर मुझे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है। रूह की माँ के किए एक एहसान के बदले हम अपना सब कुछ तो नहीं छोड़ सकते। राजवीर ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। ये सारी बातें रूह सुन रही थी। बाय, ये सही नहीं कह रहे हो आप भाभी के साथ। विनील ने कहा तो साहिल ने भी हाँ में गर्दन हिलाई। यहाँ मैंने राजवीर को चुनने में कोई जल्दबाजी कर दी। रूह की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी और राजवीर की किस्से याद आ गई। पहली जिंदगी में कुणाल ने उसे ठुकराया और अब इस बार इस जिंदगी में भी कुछ बदला हुआ नजर नहीं आ रहा था। इस बार राजवीर उसे ठुकरा रहा था। विराट ने ठुकराया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इस बार भी राजवीर से फिर से हुई गलती से अब रूह का दिल टूट चुका था। मोना के बारे में रूह ने सुना तो था अपनी पहली जिंदगी में, लेकिन उसे लगा अफवाह होगी और उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था राजवीर की लव लाइफ को जानने में, इसलिए उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। त्रुटि तो तुमसे हुई है रूह, लेकिन अब भी वक्त है सुधारो। तुम्हें धरती पर बस अपने प्रेम को खोजने के लिए नहीं, बल्कि कर्मों का आदान प्रदान हेतु भेजा गया है। अपने इस तृतीय अवसर को यूं ही व्यर्थ होने मत दो। अपनी पहचान को ढूंढो और अपना अस्तित्व पर ध्यान दो। ये आवाज रूह के कानों में पड़ी। ये तारा की थी, जो वापस से अपने मूल स्वरूप में आ चुकी थी। वही समझदार परी जो रास्ता दिखा रही थी। हाँ, सही कहा, रूह ने अपने आंसू पोंछकर कहा।
तभी उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह दौड़ी। रूह की माँ का एक एहसान। ये बात रूह के लिए अजीब के साथ साथ एक रोशनी की किरण की तरह थी। राजवीर, तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हारी सगाई हो चुकी है। अब कोई भी गलत फैसला लेना अच्छा नहीं होगा। दादाजी ने गुस्से से कहा। तुम्हें इस बारे में ठीक से सोचना चाहिए। कुणाल ने कहा। मैंने अच्छे से सोचा है कुणाल। राजवीर की आंखों में गुस्सा था, अपने दादाजी के अपमान का। हमें कुछ बोलना है, क्या हम बोल सकते हैं दादाजी? रूह की आवाज सुनकर सभी एक पल के लिए थोड़ा झिझक गए। न जाने अब क्या मोड़ लेगी रूह की जिंदगी। रिबर्थ गेम एपिसोड 5, शादी पर शर्तें लागू। अब तक हमने देखा राजवीर ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी थी। वह स्टडी रूम में रूह को देखकर सभी हैरान थे कि कहीं रूह ने राजवीर की बातें सुन न ली हो। अब आगे रूह स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। सबकी नजर बस उस पर ही थी। अरे आओ ना बेटा, अंदर आओ, बताओ क्या बात है। दादाजी ने रूह से बड़े ही प्यार से कहा। दादाजी, अगर मिस्टर राजवीर को मोना जी से शादी करनी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन्हें फोर्स ना करें, क्योंकि ये फैसला उनके साथ साथ मेरी भी जिंदगी खराब कर देगा। और एक बात, मैंने सुना आप मेरी माँ के बारे में बात कर रहे थे। मैं जानती हूँ रीना बंसल मेरी माँ नहीं है, तो आप मुझे पर एक एहसान कर दीजिए। मुझे मेरी माँ के बारे में सब कुछ जानना है, जो भी आप जानते हैं वो सब कुछ। यकीन मानिए, मुझे बस यही चाहिए। रूह ने बिना राजवीर की ओर देखे कहा। उसे लगा था राजवीर उसकी नई उम्मीद है, लेकिन दोस्तों अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। राजवीर और मोना के बीच बस दोस्ती है और कुछ नहीं। दादाजी ने पूरी कोशिश की बात को संभालने की, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। हाँ भाभी, जरूर कुछ गलत सुना होगा आपने। विनील नहीं चाहता था रूह की जगह वो मोना ले, इसीलिए उसने भी जल्दी से दादाजी का साथ दिया। मुझे मिस्टर राजवीर या उनके अफेयर के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ दादाजी कि आप मुझे मेरी माँ के बारे में बताइए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच वो मुझे बताइए प्लीज। रूह ने कहा तो राजवीर ने अपनी आंखें छोटी कर ली। इस लड़की को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। क्या बात है? आखिर इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। I will sue you, मिस रूह, राजवीर ने मन ही मन गुस्सा करते हुए कहा। उसके मन की बात सच में भगवान भी समझ नहीं पा रहे होंगे। एक तो उसे मोना से रिश्ता रखना है, ऊपर से उसे ये भी पसंद नहीं कि रूह को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच में औरतें ही नहीं, आदमी को समझना भी बहुत मुश्किल है। औरतें तो यहीं बदनाम हैं। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में। उनका नाम था रोहिणी शेखावत। एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ मनाली गया था। ठंड तो बहुत थी। मैं रात को अकेले वॉक करने निकल पड़ा। तभी अचानक मेरे दिल में जोर से दर्द होने लगा। मैं वहीं जमीन पर गिर गया। सड़क सुनसान थी, कोई नहीं था वहां पर। मुझे लगा मैं वहीं पर ही मर जाऊंगा। तभी अचानक एक बाइक वहां से निकली। मैंने देखा लगभग एक 22 साल की लड़की बाइक से उतरी। उसके पीछे एक नन्ही सी बच्ची बंधी हुई थी। वो लड़की और कोई नहीं, रोहिणी थी, तुम्हारी माँ। और वो बच्ची तुम थी रूह। रोहिणी मेरे पास आई और उसने मेरी जांच की, और ना जाने ऐसा क्या किया
मेरा दर्द गायब हो गया। मैंने उससे शुक्रिया कहा, न जाने वो ना होती तो मेरा क्या होता। उसके बाद मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ चले। वो भी मुझे सही सलामत घर छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो फार्म हाउस तक मुझे छोड़ने आई। उसके बाद कभी कभी हमारी बातचीत हो जाती, लेकिन 1 साल बाद अचानक रोहिणी मुझे दिल्ली में मेरे घर के बाहर मिली। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो खून से लथपथ थी। उसने अपने आखिरी लफ्जों में मुझे कहा कि मेरी बेटी रूह को ढूंढकर अपनी बहू बना लेना अंकल। उसकी आखिरी सांसों में भी उसने बस तुम्हारा नाम लिया बेटा। रोहिणी राजवीर को जानती थी, शायद उसे राजवीर बचपन से ही तुम्हारे लिए पसंद आ गया था। मैंने तुम्हें ठीक 20 साल बाद ढूंढा और ये शादी करा दी और अपना फर्ज पूरा किया। दादाजी ने अपनी बात रखी। रूह इमोशनल हो चुकी थी अपनी माँ के बारे में जानकर, लेकिन अब भी कहीं पहेलियाँ थी। आखिर उसके पिता ने कभी उसे ये सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्या उसका हक नहीं था अपनी माँ के बारे में जानने का? न जाने उसकी माँ उसे ऐसे छोड़कर क्यों चली गई। आखिर क्या हुआ होगा उसकी माँ के साथ? ये सब बताने के लिए शुक्रिया दादाजी, लेकिन इस शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मुझे मेरी माँ का नाम कम से कम आपसे पता चल गया। अब मैं चलती हूँ, रूह ने कहा, और जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ी, दादाजी की आवाज़ गूंजी। तुम्हारी माँ के नाम मेरी कंपनी के 24% शेयर्स हैं और उसकी प्रॉपर्टी भी है जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ी है। मुझे यकीन है तुम उसका पता खुद ही लगा लोगी बेटा। लेकिन एक बात कहूँगा, ये रिश्ता तुम्हारी माँ की मर्जी से हुआ था। तुम दोनों कम से कम एक दूसरे को 1 महीना दो। मुझे यकीन है एक दूसरे को जानने के बाद तुम दोनों इस शादी के लिए श्योर हो जाओगे। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना, बाकी तुम दोनों की मर्जी। दादाजी ने कहा। ठीक है दादाजी, अगर मिस्टर राजवीर इस शादी के लिए अग्री करते हैं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो हाँ बोलते हैं तो मैं 1 महीने तक इसी घर में रहूँगी और ऑफिस भी जाऊँगी। अपना जवाब जल्दी ही सोच लीजिएगा, रूह ने कहा और वहाँ से चली गई। रूह ने जैसे अपनी शर्तें रख दी हो। कूल डूड, आज भाभी कुछ बदली बदली नहीं लग रही। विनील ने दादाजी के कंधे पर कहानी टिकाते हुए कहा। हाँ, लग तो रही है जैसा आज राजवीर का फीमेल वर्जन हो। कुणाल ने विनील के कंधे पर कहानी टिकाते हुए कहा। ये बहुत फनी था। साहिल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा। तो राजवीर उसे घूर कर देखने लगा, लेकिन उस बेचारे का ध्यान ही नहीं था राजवीर की गुस्से भरी आंखों पर। अभिनव ने जब साहिल के पैर पर पैर रखा तब जाकर साहिल की हंसी बंद हुई। आज लग रहा है जैसे कि मैंने ये फैसला करके कोई गलत काम नहीं किया। दादाजी ने मुस्कुराकर विनील को देखते हुए कहा। रूह जैसे बड़ी ही चालाकी से दादाजी के सामने राजवीर को फंसा कर गई थी, ये सच में सही भी था और काबिले तारीफ भी। ऑफ कोर्स दादाजी। आखिर आप दादाजी किसके हैं? द विनील जिंदल के। विनील ने अपनी वाहवाही शुरू कर दी। तभी दादाजी ने अपनी लाठी उठाई और दे मारे विनील के बम पर। सभी हंसने लगे। दादू ये क्या कर रहे हो? लग रहा है हाँ यार, विनील ने कहा और तुरंत स्टडी रूम के बाहर भाग गया। चलो अब सब राजवीर को अकेला छोड़ दो, आखिर उसे सोचना भी तो है।
दादाजी ने हंसते हुए कहा और वहां से निकल गए। उनके पीछे पीछे साहिल और अभिनव भी चले गए। सोच समझ कर फैसला लेना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कुणाल ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा और वहां से चला गया। अब स्टडी की जगह हॉल में पूरी मंडली जम गई। कुणाल, अभिनव, विनील, साहिल और दादाजी सब सोफे पर बैठे थे और सबको राजवीर के आने का इंतजार था। तभी किचन से रूह बाहर आई और सबको घूरने लगी। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों देख रही हो आप मुझे? आई नो मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन आप मेरी भाभी हो यार। विनील की बात सुनकर सभी उसे घूरने लगे। कैसा पागल इंसान था ना वो। बहुत अच्छा जोक था विनील, लेकिन हंसी नहीं आई। वैसे आप सब यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? किसी को भूख नहीं लगी क्या? और दादाजी, आपको तो टाइम से डिनर कर लेना चाहिए ना। रूह ने सबसे कहा। भाभी आप मुझे देवर ही बोलो, अच्छा लगता है सुनने में। विनील ने शर्मा कर कहा। कोल्ड रूट, भाभी ने इनडायरेक्टली आपको ओल्ड बोल दिया। और फिर दादाजी के कान में धीरे से कहा। विनील के नखरे बेहद खतरनाक थे पूरे घर में। कभी कभी उसका मजाक भारी भी पड़ जाता था। बेटा बस राजवीर को आने दो, फिर सब साथ में खाते हैं। वैसे भी किसी ने पार्टी में कहाँ कुछ खाया, तो भूख तो लगी ही होगी। दादाजी ने हंसते हुए कहा। तभी राजवीर भी कमरे से बाहर आ गया। अरे आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार था जापन। कुणाल ने खड़े होते हुए कहा। ये छापन क्या है? रूह ने खुद से ही कहा, लेकिन ये उसकी आवाज विनील ने सुन ली। अरे भाभी, कुणाल भाई का मतलब है जहांपना। दरअसल इनकी अगली फिल्म में इन्हें उर्दू बोलना है, तो बस इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। विनील ने कहा। तब जाकर रूह के पल्ले बात आई। मैं 1 महीने तक इस लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे इसने रखी है मैं भी रखूंगा। राजवीर ने कहा तो रूह की आंखें छोटी हो गई। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने शर्त रखे। चीटर कहीं का। एक तो खुद की बीवी के होते हुए दूसरी लड़कियों के बारे में सोचता है खुल्लम खुल्ला। और इससे तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। रूह ने मन ही मन गुस्से से राजवीर को देखते हुए कहा। इस प्राणी को तुम बाद में बताना कि आखिर तुम कौन सी वस्तु हो, परंतु सर्वप्रथम तुम स्वयं सुनिश्चित कर लो कि तुम कौन सी वस्तु हो। तदुपरांत तुमने ही सर्वप्रथम संधि रखी थी। तारा ने उड़ते हुए कहा, जो आराम से सब कुछ देख रही थी जैसे कोई मूवी चल रही हो। ये तुम्हारी वायरिंग हिल क्यों जाती है लैंग्वेज में? मैं जहाँ तक शर्त की बात है, मैं तो रख सकती हूँ, लेकिन वो कैसे रख सकता है? रूह ने मन ही मन तारा से कहा। तभी उसके कानों में दादाजी की आवाज गूंजी। ये तो ऐसा हो गया जैसे शादी विवाह में शर्तें लागू। साहिल ने धीरे से विनील के कान में कहा। तो विनील को बड़ी हंसी आई, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को रोक दिया। बताओ, आखिर क्या बोलना चाहते हो तुम? दादाजी ने राजवीर से कहा। अब सबका ध्यान राजवीर पर था और राजवीर का रूह पर। क्या होगी राजवीर की शर्तें? क्या राजवीर और रूह की कहानी आगे बढ़ेगी या मोना नाम का तूफान उड़ा ले जाएगा इनके रिश्ते की डोर को? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी कीजे के साथ। कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही कहानी सुनते रहिए और कहानी को अपना प्यार देते। एपिसोड 6।
मुझसे जीतने का कोई मार्ग नहीं। अब तक हमने देखा राजवीर की शर्तों का सब इंतजार कर रहे थे। अब आगे रू और बाकी सबकी नजरें बस राजवीर पर ही टिकी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि सबको ये लगे कि मैं और रू अलग हो चुके हैं। मतलब कि मैं नहीं चाहता कि लोग इसे मेरी होने वाली बीवी समझे। अगर ये मंजूर है तो मैं इस रिश्ते को 1 महीने का वक्त देने के लिए तैयार हूँ। राजवीर ने कहा तो सब उसे घूरने लगे। भला ये कौन सी शर्त हुई? तभी अभिनव वहां से चला गया। शायद उसे इन बकवास बातों से भी ज्यादा जरूरी काम थी। भाई ये क्या बकवास है? हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आज ही सगाई हुई और आज ही ब्रेकअप। व्हाट द हेल? विनील ने गुस्से से कहा। मंजूर है तो ठीक, वरना मैं ऐसे ही ठीक हूँ। राजवीर ने कहा। बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? दादाजी ने रू से कहा, जो कब से अपने फोन में लगी हुई थी। इससे पहले कि रू कुछ बोलती, उसके कानों में रीना बंसल के जोर जोर से रोने की आवाज गूंजी। न जाने किसकी नजर लग गई मेरी फूल सी बेटी को। रघुवीर जी माफ कर दीजिए ना, न जाने ऐसी गलती क्यों हो गई मेरी मासूम सी बच्ची से, माफ कर दीजिए। रीना बंसल ने रोते हुए कहा। उसके पीछे वनराज बंसल, आयुष बंसल, यामिनी और विराट आ रहे थे और उन सब के पीछे अभिनव आ रहा था। शायद वो इन्हीं को लेने गया था। लग रहा था जैसे यामिनी का नशा अच्छी खासी मार से उतर चुका है। शांत हो जाइए मिसेस बंसल, हमें यामिनी से कोई शिकायत नहीं है। बस रू और राजवीर की शादी तक हमें ये लड़की दिखनी नहीं चाहिए। दादाजी ने गुस्से से कहा। दादाजी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे जो उस दीदी ने दिया था वो भी जानबूझकर। यामिनी ने रोते हुए कहा। अभी उसे देखकर किसी को भी उस पर दया आ जाए। रू को लगा नहीं था यामिनी ऐसे सीधी सीधी उसका नाम लेगी। ये क्या बोल रही हो तुम? यामिनी, लगता है अभी तक तुम्हारा नशा उतरा नहीं है। रू ने अपनी आंखें छोटी की और यामिनी के करीब आकर खड़ी हो गई। ये कितनी गिरी हुई है। विनील ने साहिल के कान में धीरे से यामिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, है तो सही। साहिल ने भी हाँ में गर्दन हिलाई। दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप ही थी वो जिसने मुझे जूस दिया था, वो नशे वाला। यामिनी ने रोते हुए कहा। वो अपनी इमेज राजवीर के सामने खराब करना नहीं चाहती थी। ऊपर से यहाँ विनील और कुणाल जैसे सुपरस्टार भी मौजूद जो थे। मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ये सब किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन से इस तरीके से बात करते हुए? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? रू ने कहा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उसकी माँ और तुम्हारी माँ दोनों एक ही तो है। ऐसे बात करते हैं तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? वनराज बंसल ने कहा। अब नाटक करने की जरूरत नहीं है पापा। मुझे पता चल चुका है ये मेरी माँ नहीं है। आपने एक बार भी मुझे बताने तक की कोशिश नहीं की। क्या मेरा हक नहीं था अपनी माँ के बारे में जानने का? मैं बचपन से ही सोचती आई हूँ कि रीना बंसल जी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, जबकि यामिनी को तो वो अपने सीने से लगा कर रखती है। लेकिन मैं बेवकूफ थी। मुझे कहाँ पता था ये तो मेरी माँ ही नहीं है, तो मुझे प्यार क्यों ही देगी? रूह के बोलने पर वनराज बंसल एकदम खामोश हो गए। शायद अब उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे। हाँ, तो अब सब समझ आ रहा है मुझे। इसीलिए तुमने मेरी बेटी से बदला लिया। अब मेरी बात साफ साफ समझ आ रहा है मुझे सब कुछ। रीना बंसल ने कहा। अरे,
रीना बंसल जी, आप तो अचानक ललिता पवार के रौद्र रूप में आ गई। आपका वो सती सावित्री रीना रॉय वाला स्वरूप कहाँ गया? रूह ने रीना बंसल की ओर देखते हुए कहा। विनील की हंसी की गूंज सबके कानों में गूंजी। जैसे ही सबने विनील की ओर देखा तो वो अजीब तरीके से सोफे पर बैठ गया और अपना मुंह पिलो से कवर कर लिया। उसे रूह की बात पर बड़ी हंसी आ रही थी। रूह शांत हो जाओ, चलो घर चलकर बात करते हैं। अगर तुमसे कोई गलती हुई भी है तो कोई बात नहीं, विराट ने कहा। उसकी बात सुनकर रूह को खुद पर गुस्सा आ रहा था। कैसे इंसान को चुना था उसने। सच में वो पागल ही थी, लेकिन उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सही कहा, अगर मेरी बेटी के साथ कोई कुछ गलत करे तो मैं माँ काली का भी रूप ले सकती हूँ, चाहे वो मेरी दूसरी बेटी ही क्यों ना हो। अपना मजाक बनते देख रीना बंसल ने एक अलग ही ममता का रूप दिखाया। ये अपना नाटक कब बंद करेगी? साहिल ने मन ही मन कहा। दीदी, हमारे पास गवाह भी है। ये वही वेटर है जिसके पास से जूस लेकर आपने मुझे दिया था। उसमें कुछ मिला कर दिया था मुझे। यामिनी की बात सुनकर सब सीरियस हो गए, यहाँ तक कि साहिल और विनील भी। सबकी नजरें अब रूह पर टिक गई। रूह के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब क्या करोगी? तुम्हारा फंसने का प्लान एकदम तैयार है रूह दीदी। यामिनी ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए मन ही मन कहा। अगर मिस रूह ने ये किया है तो ये शादी अभी कैंसिल। राजवीर को तो बस मौका चाहिए था। रूह ने एक नजर राजवीर पर डाली और फिर अभिनव को देखा। ये आप कैसी बकवास बातें कर रहे हो जीजू? मेरी दीदी ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती, मुझे यकीन है। सबको कोई गलत फहमी हुई होगी। चलो दी, हम घर चलते हैं। और दीदी आप बकवास मत करना ऐसे, आप मेरी दीदी हो, समझी? आयुष ने रूह का हाथ पकड़कर कहा। उसकी आंखें नम थी। रूह ने आयुष को देखा, फिर अपने हाथ को, जिसे आयुष ने बड़े ही विश्वास के साथ थाम कर रखा था। आयु, यकीन रखो, बस कुछ पल में तुम्हारी दीदी सब ठीक कर देगी। रूह ने आयुष के गाल पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से कहा। आयुष भले ही रूह का सगा भाई नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। आयुष को बहुत बड़ा धक्का लगा था ये जानकर कि रूह उसकी सगी बहन नहीं है, लेकिन दोनों में प्यार सगे भाई बहन से भी बढ़कर था। रूह के लिए आयुष कोई 18 साल का लड़का नहीं था, बस वो बच्चा था जिसे उसने बचपन से ही बहुत नाजों से पाला था। अभिनव, जरा वो सीसीटीवी फुटेज लाना प्लीज। रूह की इविल स्माइल देखकर अब डरने की बारी यामिनी की थी। कोशिश सभी की है, लेकिन हराना आसान नहीं। मैं वो हूँ जिससे जीतने का कोई मार्ग नहीं। रूह ने मन ही मन खुद से कहा। अभिनव ने कुछ ही सेकंड में सीसीटीवी फुटेज की एक क्लिप सबको दिखाई, जो कि रूह ने उसे कही थी, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि रूह ने यामिनी का ही ग्लास उसे वापस दिया था। रूह इस घर में 3 महीने रुकी थी। उसे इस घर के सीसीटीवी के हर एंगल के बारे में पता था, तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आप बोलिए रीना बंसल जी, फिर से वही डायलॉग तो जरा दोहराइए। वो क्या था? आपने क्या कहा था? मैं काली बन सकती हूँ अगर कोई मेरी बेटी के साथ गलत करे तो, फिर चाहे वो मेरी दूसरी बेटी ही क्यों ना हो, राइट? रूह ने कहा। सभी के रिएक्शन अलग अलग थे। हाँ हाँ राइट भाभी, राइट। विनील ने खुश होते हुए कहा। तो अब क्या सजा देगी आप माँ काली बनकर अपनी इस नालायक बेटी को? खैर,
मुझे बस इतना कहना है मिस्टर बंसल कि मेरी माँ की जो भी प्रॉपर्टी है, जल्द से जल्द मुझे उसके सारे पेपर्स चाहिए। आई बात समझ? रूही ने कहा तो वनराज बंसल की पूरी फैमिली चौंक गई, सिवाय आयुष बंसल के। उसके तो सब कुछ समझ से परे था। चलिए मिस्टर बंसल, अब आप सब अपने घर जाकर अपना पारिवारिक मामला सुलझाइए। दादाजी को आखिरकार बोलना ही पड़ा। जी। अब वैसे भी वनराज बंसल के पास कुछ भी बोलने के लिए था ही नहीं। दीदी आप नहीं चलोगी क्या? आयुष ने रूह की ओर देखकर धीरे से कहा, मैं कल आती हूँ शाम को, अभी मुझे कुछ काम है, तो अपना ख्याल रखना, ओके? रूह ने बड़े ही प्यार से कहा। आयुष निराश तो था, लेकिन वो अपनी बहन के लिए खुश भी था। बंसल हाउस में। कितनी बार कहा है तुमसे कि अपनी बेटी को संभाल कर रखो, अब देखो इसकी आजादी का नतीजा। जिंदल परिवार के सामने हमारी नाक कटा दी। वनराज बंसल ने गुस्से से कहा, इसमें यामिनी की कोई दोष नहीं है, ये सब उस चालाक लोमड़ी ने किया है। न जाने उस रूह में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। रीना बंसल की आंखों में अब भी रूह का चेहरा घूम रहा था। उस लड़की के पर निकल आया है, अब आने दो उसे यहाँ। कल मैं भी देखता हूँ कि वो यहाँ पर कैसे बोल पाती है। वहां मैं कुछ नहीं बोल पाया जिंदल परिवार के सामने, लेकिन उसका तो मैं कल हिसाब चुकता करूंगा। वनराज की आंखों में हैवानियत थी, शायद रूह पर कोई मुसीबत आने वाली है। जिंदल विला में। तो अब बताओ बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है राजवीर की शर्त के बारे में? दादाजी ने सबके जाने के बाद रूह से सवाल किया। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। शर्त के बारे में ना, तो मेरा ख्याल ये है कि रूह ने इतना कहा और अपने फोन को सबके सामने कर दिया। स्क्रीन पर देखकर सब हैरान हो गए। What the hell? राजवीर के मुंह से जोर से बस एक कुछ शब्द निकले। आखिर ऐसा भी क्या था उस फोन की स्क्रीन पर जो देखकर सब हैरान हो गए। क्या करेगा अब वनराज बंसल? कहीं रूह की जान को कोई खतरा तो नहीं? राजवीर और रूह सही है एक दूसरे के लिए। पहेली से भरा इंसान, एपिसोड 7। अब तक हमने देखा वनराज बंसल के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। रूह को लेकर वहीं राजवीर ने शर्त रखी थी। उस पर रूह ने अपना फोन दिखा दिया था। फोन की स्क्रीन को देखकर सभी हैरान थे, खास करके राजवीर जिंदल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रूह का फोन देखकर दादाजी भी हैरान थे। भाभी कमाल हो आप। विनील ने हैरानी से कहा। रूह के हाथ में जो फोन था उसकी स्क्रीन पर लिखा था, हेलो वैशाली, कल MTV पर बस एक ही न्यूज आनी चाहिए। राजवीर जिंदल के बहुत सारे अफेयर की वजह से रूह ने तोड़ दी सगाई। दादाजी की दरिया दिली से रूह करेगी ऑफिस ज्वाइन, साथ ही दिखा देगी राजवीर को भी कि वो भी किसी से कम नहीं। ये मैसेज देखकर राजवीर को गुस्सा और बाकी सबको हैरानी के साथ हंसी भी बहुत आ रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दादाजी देखिए, ये मेरी रेप्यूटेशन को बर्बाद करना चाहती है। राजवीर ने गुस्से से कहा। तो क्या मैं अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊं, वो भी खुद अपने हाथों से? दादाजी, आपको तो पता भी है ना कि लड़कियों का रिश्ता टूटने पर सभी दोस्त बस उसे ही देते हैं। तो मेरी सगाई की तो पूरी दुनिया में चर्चा है। अगर ये रिश्ता टूटने की बात सबके सामने आई तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे मेरे बारे में। यहाँ तक कि मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मुझे यही तरीका सही लगा।
रूह की बात सभी को सही लगी। हाँ, सही है बेटा। और राजवीर, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तो निश्चिंत रहो। दादाजी ने कहा। ठीक है, अगर इस न्यूज़ का कोई भी गलत असर मेरी कंपनी पर पड़ा तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। राजवीर ने गुस्से से कहा। नहीं होगा, क्योंकि कल से मैं भी ऑफिस आऊंगी आपके साथ, है ना दादाजी? रूह ने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप हमारे लिए शुभ हो बेटी। दादाजी ने कहा तो रूह ने एक तिरछी मुस्कान के साथ राजवीर को देखा। न जाने क्यों इसकी मुस्कान शुभ नहीं बल्कि जन्मजात अशुभ लग रही है। व्हाट द हेल, ये मैं क्या सोचने लगा हूँ, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। राजवीर ने मन ही मन कहा। तो भाभी आप कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी? विनील ने खुशी से कहा। अभी उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया, तो ये कैसे ऑफिस ज्वाइन कर सकती है? अभिनव ने कहा। वाओ ग्रेट, मैं तो ये भूल ही गया था दादाजी, इस लड़के ने अभी तक कॉलेज भी पूरा नहीं किया, तो ये कोई भी डिपार्टमेंट के उसके लिए फिट नहीं होगा। राजवीर अभिनव की बात से बेहद खुश हो गया। हाँ, लेकिन मैं शेयर होल्डर हूँ, ये तो याद है ना आपको मिस्टर राजवीर, या ये भी आप भूल गए? वैसे मैं बिजनेस के बारे में सब कुछ जानती हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट हो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। रूह ने कहा तो राजवीर उसे घूरने लगा। रूह ऑफिस जाकर खुद देख लेगी कि उसे क्या काम करना है। दादाजी ने जैसे फैसला सुनाया हो। चलो अब सब खाना खाते हैं, रूह ने कहा और डाइनिंग की ओर बढ़ गई। हाँ भाई, अब तो मुझे भी बहुत भूख लगी है, विनील ने कहा और वो भी रूह के पीछे पीछे चलने लगा। सबने खाना खाया और कुणाल, साहिल अपने घर के लिए निकल गए। राजवीर, अभिनव अपने अपने कमरे में चले गए। अब हॉल में बचे थे रूह, दादाजी और विनील। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरा पोता दिमाग से थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन दिल का अच्छा है। तुम उसके बारे में कुछ भी गलत राय इतनी जल्दी मत बना लेना। वक्त देना अपने और उसके रिश्ते को। दादाजी ने कहा। दादाजी, किसी का प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जाता, अगर भाग्य के साथ लिखा है तो चाहे कुछ भी हो जाए मिल जाएंगे, वरना लाख कोशिश भी विफल हो जाती है। अब आप आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है। रूह की बात सुनकर दादाजी ने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा अब और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। 100% सत्य। रूह, प्रेम की जो व्याख्या तुमने कही काबिले तारीफ है, अद्भुत। तारा ने कहा। काश कोई इसे भूत बना देता। रूह ने मन ही मन तारा को देखकर कहा। शायद वो भूल चुके थे कि तारा उसके मन की बात सुन सकते हैं। हम सुन सकते हैं, तुम्हें कदाचित ये स्मरण नहीं रहा, तारा ने गुस्से से कहा, लेकिन उसके शब्दों में शांति थी। रूह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए अब अभी सो जाइए, आपको कल ऑफिस भी तो जाना है। विनील ने जैसे ही कहा, रूह ने विनील को पुकारा। अरे अरे रुको रुको विनील, दरअसल किसी से कहना नहीं, लेकिन मुझे ना बिजनेस क्या कंपनी के बारे में भी कुछ आता जाता नहीं है, तो क्या तुम मुझे कुछ बेसिक चीजें बता सकते हो एक कंपनी के बारे में? रूह ने इधर उधर देखते हुए विनील से कहा। तो मतलब आप बस हवा में बाहर छोड़ रही थी? विनील ने हंसते हुए कहा। विनील ने जैसे ही रूह की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। रूह ने विनील को घूरा।
क्या तुम चाहते हो कि मैं दादाजी से तुम्हारे सिगरेट फूकने वाली बात बताऊं? रूह को पता था विनील का सीक्रेट। विनील जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता था सिगरेट पीता था, जबकि दादाजी ने साफ मना किया था कि उनके बच्चे कभी शराब या सिगरेट जैसी वस्तुओं को हाथ नहीं लगाएंगे। ये सब रूह को अगले जन्म में पता था, जिसका फायदा वो अब उठा रही थी। ये आपको कैसे पता? विनील की सारी हंसी पल भर में गायब हो गई। वो बात में बताऊंगी, अभी चलो बोलना शुरू करो, रूह ने कहा। वहीं दूसरी तरफ यूएसए की स्पेन सिटी में 7 समंदर पार एक सुंदर सा बंगलो था, जिसे शीश महल हो, बर्फ से बना। स्पेन सिटी, जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है यूएसए का, जहां हर मौसम का अंदाज ही अलग होता है। बंगलो इतना बड़ा कि आराम से 30 से 40 लोग रह सके, लेकिन रहता था बस एक इंसान, जो मन से चंचल, तन से जैसे कामदेव। उसका ऑरा ही इतना मजबूत था कि अगर वो हंसे तो लगे जैसे दुनिया हंस रही है, अगर क्रोध में हो तो जैसे नदी भी आग बरस रही है, रोए तो जैसे खैर रोते हुए तो उसे किसी ने देखा ही नहीं था आज तक। तो मैं कैसे बता सकती हूँ? रामू काका, रामू काका। उस लड़के ने अपने एक मात्र सर्वेंट को आवाज लगाई। जी जी बाबा, सब तैयार हो चुका है। फ्लाइट 2 घंटे बाद की है। रामू काका ने कहा। रिश्ते भी बड़े अजीब बने हैं हमारे। कोई दूर होकर भी पास सा लगता है, कोई पास होकर भी दूर सा। उस लड़के ने अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहा। उसके खड़े होने पर उसकी आंखें कांच के झूमर में दिखी, जो दीवार पर टंगे थे। वो भूरी आंखें, जिसमें एक आकर्षण तो कूट कूट कर भरा था। बाबा, जब आपको पता है कि आपकी ये गोल गोल बातें हमारे समझ में नहीं आती, तो आप न जाने क्यों हमसे ऐसी ही बातें करते हैं। रामू काका का मुंह बन गया। चलिए, जाने से पहले एक सवाल देता हूँ, जवाब मुझे एसएमएस कीजिएगा। मैं वो हूँ जो रोज तुम्हारे साथ होती है, जिसे जानकर भी तुम अनजान रहते हो। मैं दिखते नहीं हूँ, पर महसूस करते हो। बताओ मैं हूँ कौन? सोच कर जरूर बताना। उस लड़के ने कहा और वहां से चला गया। रामू काका सर खुजाते हुए उस जाते हुए लड़के को देखते रहे। ये बाबा हर बार हमें यूं ही फंसा देते हैं, न जाने इसका जवाब मैं किससे पूछूं। रामू काका ने मुंह बनाया और अपने काम में वापस लग गए। आखिर कौन था ये पहेली से भरा इंसान? कल ऑफिस में न जाने कौन सा तूफान आएगा, रूह के लिए कौन सी नई मुसीबत इंतजार कर रही है। जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी केजे के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड 8, जोश कहीं भारी ना पड़ जाए। अब तक हमने देखा रूह विनील से ऑफिस के बारे में जानकारी ले रही थी, तो वहीं 7 समंदर पार एक शख्स, जो जाने कौन सी डोर से बंधा हुआ था, अब आगे। रूह और विनील हॉल में सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। रात के 2 बज गए थे, लेकिन उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। अरे भाभी, सब सिंपल ही तो है। देखो, कंपनी 2 तरीके की होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ज्यादातर परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों में होते हैं, और पब्लिक के स्टॉक मार्केट के थ्रू लाखों लोगों के पास। आई बात समझ? विनील ने कहा। हाँ हाँ, वो तो समझ गई। जैसे अंबानी प्राइवेट कंपनी है, तो उसकी फैमिली के पास 70% शेयर है कंपनी के, और टाटा पब्लिक कंपनी है और उसके शेयर्स तो लाखों लोगों के पास है, राइट?
रूह ने एग्जाम्पल देते हुए कहा। या राइट, बट इट्स नॉट सो राइट। अंबानी की रिलायंस कंपनी पब्लिक कंपनी ही है। उसके शेयर्स है लाखों लोगों के पास, लेकिन उसके जियो प्राइवेट है। जैसे ही कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से उसके शेयर्स की वैल्यू होती है। जैसे अगर कंपनी की वैल्यू 10,000 रुपीज है और अवेलेबल ऑनर और कंपनी 100 स्टॉक इशू किए हैं, तो इसका डिवीजन करके एक शेयर की वैल्यू होगी 100 रुपीज। आई बात समझ में? विनील ने कहा। हाँ, समझ गई। कंपनी पर शेयर्स का बड़ा प्रभाव होता है। मतलब मेरे शेयर्स 24% है कंपनी में, तो मैं भी ओनर हुई, है ना? वैसे तुम्हारे कितने? रूह ने सवाल किया। 10% मेरे, 10% भाई के। विनील ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रूह को थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर इन दोनों के पास इतने कम शेयर्स कैसे हो सकता है। ये दोनों तो वारिस है इस खानदान के। खैर, बड़े लोग बड़ी बातें। अच्छा चलो आगे बताओ, कंपनी में क्या काम है जो मुझे करना चाहिए? रूह ने कहा। आप कुछ भी मत करना भाभी। ये बेसिक चीजें भी आपको नहीं पता तो क्या ही करोगे। कंपनी में हमारे अलावा और भी शेयर होल्डर्स हैं। सब शेयर होल्डर्स कंपनी नहीं आते, इसलिए हर कंपनी में चुनाव के साथ बोर्ड मेंबर्स डिसाइड होते हैं। प्राइवेट कंपनी लगभग ओनर की फैमिली दोस्त को वोट दिया जाता है, और कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनके पास अगर ज्यादा शेयर्स है तो वो भी बोर्ड मेंबर्स बन सकते हैं। शेयर होल्डर के नीचे होते हैं सीईओ और बोर्ड मेंबर्स। सब सोचते हैं कि सीईओ ही मालिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। भाई को ही देख लो, हमारी कंपनी में सीईओ है, लेकिन उनके पास शेयर्स कितने हैं? 10%। उनके नीचे सारे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे HR, PR, मार्केटिंग, सेल्स। सभी के हेड उनके नीचे काम करते हैं। फिर लास्ट में एम्प्लॉय, जो बेचारे गधों की तरह काम करते रहते हैं, फिर भी सब उन्हें लास्ट में ही पूछते हैं। विनील ने जैसे पूरी कंपनी रूह को दिखा दी। समझ गई। अब सो जाओ, बाकी का कल ऑफिस में देखा जाएगा। रूह ने कहा तो विनील चला गया। रूह भी फ्रेश होकर सोने चली गई। वैसे भी रात के अब 3 बज चुके थे। अगली सुबह रूह उठकर वार्डरोब में अपने लिए कपड़े देखती है जो कि ऑफिस जाने के लिए सही लगे, लेकिन मोस्ट ऑफ साड़ी ही रखी हुई थी। चलो साड़ी ही पहनते हैं, रूह ने कहा और एक हल्की गुलाबी रंग की साड़ी निकालकर तैयार होने लगी। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर तैयार होकर आई, उसने देखा राजवीर जल्दी जल्दी में कहीं जा रहा है। मिस्टर राजवीर रुकिए, रूह ने पीछे से आवाज लगाई। क्या तुम में इतने भी मैनर्स नहीं है कि जाते हुए इंसान को पीछे से नहीं टोकते? राजवीर ने पीछे मुड़कर गुस्से से कहा। ओह, ये मैनर्स होते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? रूह ने कहा तो राजवीर का मुंह फिर से बन गया। क्यों प्रातः काल इस बेचारे भले मनुष्य को व्यथी दे रहे हो? इन्हें प्रस्थान करने दो ना। तारा ने उड़ते हुए कहा। तुम्हें बड़ा बेचारा लग रहा है ये? इसकी शक्ल देखी है? लगता है 100 राक्षस मरे होंगे तब जाकर ये पैदा हुआ है। रूह ने मन ही मन कहा, जिसे सुनकर तारा भाग गई। तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? एक तो तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, और किस्मत देखो, बहस भी तुमसे ही कर रहा हूं मैं। राजवीर ने कार में बैठते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ प्रॉब्लम देखने। रूह भी जल्दी से दूसरी तरफ का डोर ओपन करके कार में बैठ जाती है।
ड्राइविंग सीट पर बैठा अभिनव सोच रहा था कि कार चलाए या नहीं। मैंने कहा निकलो मेरी कार से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार में बैठने की? राजवीर ने गुस्से से कहा। ठीक है, मैं दादाजी को बुलाती हूँ, फिर उन्हें ही बताना। अपनी ये मधुर धुन सुनाओ जो अभी तुमने मुझे सुनाई, रूह ने कहा। और जैसे ही अपना फोन निकाला, राजवीर की आवाज सुनाई दी। अभिनव जल्दी ऑफिस चलो, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। राजवीर ने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगा। अभिनव ने कार स्टार्ट कर दी। रूह के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। जिंदल एम्पायर, एक 73 फ्लोर की ऊंची बिल्डिंग, सच में लाजवाब थी। ये कारीगरी, हर फ्लोर पर जैसे क्रिएटिविटी की बौछार की गई हो। उनके स्टेयर्स, लिफ्ट, म्यूजिक सिस्टम, जिससे ऑफिस का माहौल खुशनुमा रहे। ये सब किया था राजवीर के पिता ने। उनके अपने हर एम्प्लॉय की चिंता थी। लेकिन समय के साथ राजवीर ने कंपनी संभाली। कंपनी बढ़ती गई, लेकिन एम्प्लॉयज के साथ मालिक का लगाव घटता गया और दूरियां बढ़ती गई। इस कंपनी के बारे में भला कौन नहीं जानता। ये अपनी हर फील्ड में बेहतर है, चाहे वो होटल चेन हो, स्कूल कॉलेज हो, कंस्ट्रक्शन हो, डिजाइनिंग हो, फैशन शो हो या फिल्म इंडस्ट्री। हर जगह इनका नाम दिख ही जाता था। ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई थी। राजवीर, अभिनव और रूह कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। रूह ने देखा सभी लोग डरे हुए हैं। राजवीर जब भी आता था, सभी एम्प्लॉयज के मन में एक डर सा उठ जाता था। ये सभी लोग इतना घबराए हुए क्यों है? रूह ने अभिनव से कहा, जो कि उसके साथ साथ चल रहा था, और राजवीर उन दोनों के आगे चल रहा था। क्योंकि बॉस गुस्से में है। आपकी न्यूज वाली दोस्त ने कमाल कर दिया है। अभिनव ने अपना फोन उठाकर रूह को देते हुए कहा, जिसमें आज की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। जी हाँ, आप सबने सही सुना। राजवीर जिंदल, जो कि सिर्फ चेहरे से ही नहीं बल्कि दिल से भी कठोर है, न जाने कहां कहां चक्कर चल रहा था उस दरिंदे का। बेचारी रूह, जो मेरी दोस्त भी है, उसके साथ भी बेहद गलत किया। लेकिन रूह में वुमन पावर दिखाया। बड़े घर का रिश्ता हुआ तो क्या हुआ, उसने तोड़ दी है उस नामर्द से शगाई, और उसी के ऑफिस में अब से काम करेगी। रूह दिखाएगी कि वो भी किसी से कम नहीं है। अपना सर ऊंचा रख के उस राजवीर की आंखों के सामने रहेगी हमारी आज की देवी। कलयुग में वुमन पावर के साथ होगी रूह की जीत। वैशाली ने फुल जोश के साथ अपनी दोस्त की मदद कर रही थी, साथ ही राजवीर की इज्जत की धज्जियां भी उड़ा रही थी। इसका जोश कहीं भारी ना पड़ जाए, रूह ने धीरे से कहा और फोन अभिनव को देते हुए कहा। हे भगवान, इतने भले मानुष को ऐसे फंसाया तुमने। तनिक भी लज्जा नहीं आती तुम्हें? लग रहा था जैसे तारा को राजवीर बहुत पसंद है। रूह बिना उस पर ध्यान दिए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। बहुत से लोग वहां आपस में बातें कर रहे थे, जो राजवीर के एंटर होते ही चुप हो गए। देखिए मिस्टर राजवीर, आपकी वजह से हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। या तो आप मीडिया में जाकर माफी मांगिए या पद से रिजाइन कीजिए। मिस्टर हुड्डा ने कहा तो रूह की तो आंखें ही बाहर आ गई। क्या इतनी सी बात के लिए ये इसे कंपनी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? रूह ने अभिनव के कान में कहा। इतनी सी बात नहीं है ये। पहले तो आपकी दोस्त की न्यूज, उसके बाद एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें बॉस एक एम्प्लॉय के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, जिस वजह से अफरा तफरी मची हुई है। मिस्टर हुड्डा तो ये लालची है, सब शेयर होल्डर को अपनी तरफ करके बॉस की जगह लेना चाहते हैं। अभिनव ने कहा। तब जाकर रूह को सब समझ आया।
आपका दिमाग तो ठीक है मिस्टर हुड्डा, आप ऐसे कैसे सीईओ से रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं? तभी एक लड़के ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, अब ये कौन है? रूह ने फिर से सवाल किया। ये वो ये मोना है, मार्केटिंग टीम की हेड, साथ ही बोर्ड मेंबर भी है। अभिनव मोना के बारे में बताने से थोड़ा हिचकिचा रहा था। ओह, रूह ने मोना को देखते हुए कहा। मोना भी दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा सांवला था। बिजनेस सूट में काफी जच रही थी। मोना और रूह के बीच अब क्या होगा? आखिर इस मुसीबत से निकल पाएगा राजवीर? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी केजे के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।